नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज अपन बात करने वाले हैं यहां पर एक नई टॉपिक की। टॉपिक का नाम अपना रहेगा सिंटैक्स, या इसे ही दूसरे वर्ड्स में कहते हैं हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, और इसे ही तीसरे शब्दों में कहते हैं आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड। ठीक है, अब ये जो चीजें हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर मेरी बात चलेगी वो किसके बारे में चलेगी आपका, कि अपना टॉपिक क्या है उसके बारे में अपन देखते हैं जरा। जैसे अपने पास में टॉपिक है, टॉपिक का नाम यहां पर क्या लिखा गया बताओ, देखें आपका सिंटैक्स। और सिंटैक्स का हिंदी मीनिंग अपन लेते हैं तो इसे क्या कहा जाता है आपका, संरचनात्मक अनुबंध। क्या पढ़ा जाता है इसे आपका, संरचनात्मक अनुबंध, या फिर ये कहेंगे कि संरचनात्मक समझौता। संरचनात्मक समझौता ये इसका नाम रहेगा। इसी टॉपिक को हम दूसरे नाम से लेना चाहें तो हम यहां पर इसे क्या कह सकते हैं आपका, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। और इसे हम हिंदी में कहें तो इसे कहा जा सकता आपका कर्ता क्रिया अनुबंध, या फिर कर्ता क्रिया समझौता। फिर तीसरे टर्म में इसे लिखूं तो इसे कहा जा सकता है सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, इसे भी क्या कहा जाएगा, कर्ता क्रिया अनुबंध या कर्ता क्रिया समझौता। तो पहली बात तो आप सारे दोस्त ये जान लें कि आज अपन जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, हमने इसे थंबनेल पे भी देखा था, हो सकता है थंबनेल पे आपको साफ दिखाई ना पड़े तो मैंने अलग से लिख दिया है। वहां उसका हिंदी अर्थ नहीं था, हिंदी ट्रांसलेशन नहीं था, तो यहां पर आपका हिंदी ट्रांसलेशन इसमें दे दिया गया है। और यहां बात किसकी हो रही बताओ, आपका सिंटैक्स की। और सिंटैक्स को हम हिंदी में कहें तो क्या कहेंगे आपका, संरचनात्मक अनुबंध कहेंगे या संरचनात्मक समझौता कहेंगे। इसे दूसरे टर्म में हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का नाम दे सकते हैं, कर्ता क्रिया अनुबंध या कर्ता क्रिया समझौता का नाम दे सकते हैं। और तीसरे शब्दों में इसे सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड या कर्ता क्रिया अनुबंध या कर्ता क्रिया समझौते का नाम दिया जा सकता है। इन सारी चीजों में आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन मिलेगी, सब में एक सामान्य सी बात आपको मिलेगी कि यहां पर क्या हो रहा है, आपका एक एग्रीमेंट हो रहा है, एक समझौता हो रहा है, एक कॉन्कर्ड हो रहा है। और वो किस किस के बीच में हो रहा है आपका, सब्जेक्ट और क्रिया के बीच में हो रहा है। मतलब किसके बीच में आपका, जो आपकी कर्ता है और कर्ता के साथ में किसके बीच में आपका क्रिया है, उनके बीच में हो रहा है। तो कर्ता और क्रिया के बीच में जो आपका समझौता हो रहा है, उस समझौते का जो बेस है, बेस का मतलब समझते हो क्या है आपका, आधार है। बेस के मायने क्या है आपका, आधार है। वो आधार क्या रहेगा, उसका नंबर रहेगा। नंबर को अपन हिंदी में क्या कहेंगे आपका, वचन कहेंगे। नंबर को हिंदी में क्या कहा जाएगा, वचन कहा जाएगा। और यहां पर हालांकि नंबर का एक मीनिंग संख्या भी होता है मैथमेटिक्स में, गणित में, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। यहां नंबर के तौर पर लेते हैं तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो मेनली दो भागों में हो जाएगा। पहला है उसे हम क्या कह देंगे, सिंगुलर, और जो दूसरा है उसे हम क्या कह देंगे आपका, प्लूरल। सिंगुलर का एक मीनिंग बनता है और वो मीनिंग क्या रहेगा आपका, एक वचन रहेगा। और प्लूरल है उसका मीनिंग हम लेंगे तो बताइए प्लूरल का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें अगला चाहता क्या है कि अगर मेरा वर्ब क्रिया शब्द कैसा है, सिंगुलर है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब होता है या मेन वर्ब, तो वो किसके अनुसार आएगा, मेरे सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। कब, जब मेरा सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए आपका, सिंगुलर। अर्थात जो डूअर ऑफ एक्शन है, जो एजेंट है, वो कैसा होना चाहिए, एक वचन। एक वचन सब्जेक्ट के साथ एक वचन क्रिया शब्द लगेगा। ठीक इसी तरीके से मैं यहां पर टर्म बात करता हूं इसकी, अगर वर्ब मुझे प्लूरल लगाना है, क्रिया शब्द अगर मुझे बहुवचन लेना है, तो उसके लिए जरूरी है कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो भी कैसा हो, प्लूरल। मेरा जो एजेंट है
या फिर ये कहूं कि मेरा जो डूअर ऑफ एक्शन है वो कैसा होना चाहिए, आपका प्लूरल होना चाहिए। तो एक वचन के साथ एक वचन चलेगा और बहुवचन के साथ आपका बहुवचन चलेगा। क्लियर है? तो ये अपना पैटर्न है कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो संबंध या अनुबंध या फिर समझौता जो स्थापित किया जाता है वो होता है आपका नंबर के आधार पर, जिसमें सिंगुलर यानी एक वचन और प्लूरल यानी बहुवचन माना जाता है। तो यहां जो सिंगुलर वर्ब है उसके साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, जो प्लूरल वर्ब है उसके साथ में आपका प्लूरल सब्जेक्ट होगा, या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगा और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। ये चीज आपको नोटिस करनी है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं किस तरीके से अपना सवाल बनता है। तो बिना वक्त जाया किए बिना सीधे सीधे आपको सवाल पे ले आता हूं। देखो, अपने पास में कुछ एलडीज होती हैं, लिंकिंग डिवाइसेस होती हैं। इन्हें अपन फुल फॉर्म में एलडीज को क्या कहेंगे, आपका लिंकिंग डिवाइसेस कहेंगे। जोड़ने वाली युक्तियां हो सकती हैं जिसमें टर्म क्या रहेगा, विद रहेगा, या फिर टर्म क्या रहेगा बताओ, देखें आपका टुगेदर विद हो सकता है। इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है, अलंग विद मिल सकता है। साथ साथ लिखते रहें, साथ साथ ध्यान से रहें आप, यानी पढ़ते भी रहें लिखते भी रहें आपका। या फिर आपके पास में हो सकता है एज वेल एज, लाइक रह सकता है, बिसाइड या बिसाइड्स हो सकता है, एंड नॉट हो सकता है, या फिर आपका इन एडिशन टू हो सकता है। अब अगर इनमें से किसी भी एक पैटर्न को अगर लिया गया तो यहां पर अगला ये चाहता है कि मेरे पास में इस साइड में एक सब्जेक्ट आए, एक डूअर ऑफ एक्शन या एजेंट आ जाए जो मेरा पहला सब्जेक्ट बनेगा। इस साइड में मेरे पास में दूसरा सब्जेक्ट आ जाए। अब अगला ये चाहे कि यहां पर आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगाना है। तो अपना इशू क्या बनेगा इसके अंदर वो सुनना जरा। हमें इस बात की दिक्कत होती है, हमारे पास में तीन ऑप्शंस हो गए इसमें कि हम दोनों के अनुसार लगाएं, पहले और दूसरे को मिलाकर, या केवल दूसरे के अनुसार लगाएं, या फिर केवल पहले के अनुसार लगाएं। तो इसका जो टर्म बनेगा वो टर्म दोस्तों ये बनेगा, यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो किसके अनुसार आएगा, आपका पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार। इसे दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इनमें दोनों को जोड़कर लगाने से कोई मतलब नहीं है। इसमें केवल पहला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, पहला कर्ता ये डिसाइड करेगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, आपका सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया एक वचन का होना है या फिर आपका बहुवचन का होना है। क्यों ना एक एग्जाम्पल यहां लेके देख लें, ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने टर्म लिखा आपका यू एज वेल एज आई ब्लैंक स्पेस ए प्रोफेसर। यहां पर आपको टर्म दिया गया इज एम आर। क्या टर्म मिला आपका, इज एम आर। ये जो अपने पास में आया उसमें यू मेरे पास में क्या बताओ, आपका पहला सब्जेक्ट, आई इसमें क्या है आपका दूसरा सब्जेक्ट, बीच में जोड़ने के लिए लिंकिंग डिवाइस क्या आ गया, एज वेल एज, ये रहा आपका एज वेल एज। अब इसमें मुझे जो इज़मार लगाना है वो यू और आई दोनों को जोड़कर नहीं लगाना है, अकेले आई के अनुसार नहीं आएगा, ये किसके अनुसार आएगा, यू के अनुसार आएगा, अकेले यू के अनुसार। और यू इज़मार में से क्या लेता दोस्तों, आपका आर लेता है। क्या लेता, आपका आर लेता है। ठीक है, समझे आप इस बात को। तो यहां कई बार लोग कहते हैं कि आई के साथ आर लगा के दिखाओ, ये देखो लग रहा है ना आई के साथ आर आ रहा आपका। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास में आ रही है, इस टर्म की अपन बात करते हैं, तो यहां पर सबसे बड़ी चीज वो कौन सी है आपकी, कि हमारे पास में आर है वो आई के लिए नहीं है, आर यू और आई को जोड़कर नहीं है, बल्कि आर अकेला किसके लिए, यू के लिए। लिखा तो जा रहा है आई के पास में, सटा हुआ है, लेकिन एक्चुअल में ये है नहीं, एक्चुअल में ये चीज ही बिल्कुल अलग हो गई। तो अगर आपको क्या मिलता है, विद मिलता है, टुगेदर विद मिलता है, अलोंग विद मिलता है, एज वेल एज मिलता है, लाइक मिलता है, बिसाइड या बिसाइड्स मिलता है, एंड नॉट मिलता है, इन एडिशन टू मिलता है, दोनों साइड आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, और फिर आपसे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब पूछा जाता है, तो ये हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अनुसार आएगा, आपका पहले सब्जेक्ट के अनुसार लिया जाएगा। इसमें दूसरे सब्जेक्ट का कतई कोई रोल नहीं होगा, कोई भूमिका नहीं होगी। अब चलते हैं अपन अगले पॉइंट के ऊपर। अगले पॉइंट में इन्हीं का सहयोग अपन लेंगे।
जैसे अभी भी जो मैंने शब्द लिखे ना, इनको मैं दोबारा लिखूंगा, आप मेरे साथ बोलते चलिए ताकि आपको याद हो जाए। और दोबारा क्यों लिख रहा हूं इसके पीछे वजह भी बताऊंगा। विद, अलॉन्ग विथ, या फिर आपका टुगेदर विथ, या फिर आपके लिए एंड नॉट, या फिर आपका टर्म आता है इन एडिशन टू, या फिर आपके पास में हो सकता आगे पीछे ले सकते हैं, इनका कोई क्रम नहीं होता है। एज वेल एज, या फिर आपका लाइक, या फिर आपका शब्द बिसाइड या बिसाइड्स। आप गिन लीजिए, अपने 8 होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। इधर अपने पास में पहला सब्जेक्ट है, शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब सब्जेक्ट है। इधर अपने पास में क्या है, दूसरा सब्जेक्ट है। यहां तक तो पढ़ ही लिया था अपन ने। अब ये दोबारा क्यों लिखा, इसलिए लिखा। अब अगला क्या करेगा, यहां पर क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एक संयोजक शब्द देगा, कौन सा, एंड, और यहां क्या लगाएगा, आपका तीसरा सब्जेक्ट लगाएगा। ठीक है। अब अगला हमसे क्या पूछता है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब पूछता है। ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमारे पास में देखो हमें कंफ्यूज कैसे करती है। हमारे अलग अलग ऑप्शन बन गए, 1 2 3 को जोड़कर लगाऊं, अकेले तीसरे के अनुसार लगाऊं, अकेले दूसरे के अनुसार लगाऊं, अकेले पहले के अनुसार लगाऊं, या फिर एंड आया तो एंड के अनुसार बहुवचन लगाऊं। अलग अलग 4 से 5 ऑप्शन मिल गए। इन विकल्पों में से मुझे एक छांटना कि कौन सा सटीक रहेगा। तो ये ध्यान रखना कि ये जो सारे के सारे हैं, ये क्या है, आपके एलडी हैं, लिंकिंग डिवाइसेस हैं, कनेक्टर्स हैं, कंजक्शंस हैं। ये जो एंड आपके पास आ रहा है, बताओ ये भी क्या है, आपका एक एलडी है, मतलब कनेक्टर है, संयोजक शब्द है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दोनों बराबर की भूमिका निभाते हैं। एक एंड भी कंजक्शन है और बाकी ये जो लिखेंगे भी लिंकिंग डिवाइसेस है, बराबर के हैं। बराबर की दो चीजें या दो से ज्यादा अगर एक साथ आ जाती हैं तो हमें क्या करना होता है, हमेशा हमें किसको लेना होता है, आपका पहले वाले के आधार पर, फर्स्ट कम फर्स्ट गेट, पहले आओ पहले पाओ, उसके आधार पर इसे आपका देखा जाता है। बात पल्ले पड़ी आपकी, पहले आओ पहले पाओ। ठीक है। तो पहले कौन सा आया, एंड आया या इधर वाले आए, इधर वाले, मतलब प्रभावी एंड रहेगा या ये रहेंगे, ये प्रभावी रहेंगे। ये प्रभावी रहने का मतलब नियम इन्हीं का लगेगा। तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा ना, कौन सा पढ़ा आपका, कि ये आने पर हम पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। मतलब अब इसमें जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब आपका अप्लाई होना है सर, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके अनुसार आएगा, इस पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगा। इसमें मुझे दूसरे से कोई मतलब नहीं, तीसरे से कोई मतलब नहीं है। और ये जो एंड यहां पर है इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। इससे अपन क्या बोल देंगे, ये टोटली कैसा माना जाएगा, आपका निष्प्रभावी माना जाएगा, बिना किसी प्रभाव का वहां पर माना जाएगा। बात क्लियर हुई आपकी। अगला ये कह रहा है कि मेरे पास में पहले इनमें से कंजक्शन होना चाहिए, उसके बाद में यहां पर एक ये चीज आपकी आ जानी चाहिए। तो जनरली बच्चा क्या करता है, एंड को देखकर क्या कर देता है, आपका बहुवचन कर देता है। एंड हमेशा बहुवचन बनाई जरूरी नहीं है। अब जो एंड काम कर रहा है जोड़ने का, वही काम तो ये कर रहे हैं। अब दोनों इक्वल या इक्विवेलेंट हैं आपका, और जब जो बराबर वाले दो साथ में आ जाते हैं तो हमेशा आप ये कहोगे कि जो पहले आया उसका अधिकार क्षेत्र मजबूत होगा, जो दूसरा आया उसका अधिकार क्षेत्र थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। पहले का प्रभाव रहेगा, दूसरे का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। मतलब यहां एंड का कोई प्रभाव नहीं रहेगा, यहां जो प्रभाव हो केवल और केवल किसका रहेगा, इनका वहां पर माना जाएगा। तो ये चीज आपके जहन में हो जानी चाहिए। अब इसका एक एग्जांपल अपन जरूर लेंगे, बिना एग्जांपल के ये चीज आपके समझ में नहीं आएगी। मैंने सेंटेंस लिखा, द मैनेजर with his wife and children blank space killed mercilessly in a ब्रॉड डे लाइट। अब इसमें पूछेगा क्या, वो ऑप्शन भी मैं आपको देता हूं। यहां पर ऑप्शन में आपको वॉज मिल जाए या ऑप्शन में आपको वर मिल जाए। ठीक है। अब इसको चेक करो जरा, द मैनेजर, ये इसमें किसका काम कर रहा है, पहले सब्जेक्ट का। ठीक है। फिर यहां पर हिज वाइफ,
ये यहां किसका काम कर रहा है? दूसरे सब्जेक्ट का। फिर चिल्ड्रेन, ये किसका काम कर रहा है? तीसरे सब्जेक्ट का। पहला सब्जेक्ट, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट। फिर यहां पर विद, ये देखो विद आ रहा है इसमें विद, ये मेरा एलडी फर्स्ट, ठीक। और ये देखो यहां पर अपने पास में एंड, एंड ये रहा इसमें, एंड क्या बनेगा मेरा? एलडी सेकेंड। अब दो एलडीज मुझे साथ मिल रहे हैं, दो एलडीज मुझे साथ मिल रहे हैं, तो इसमें जो नियम लगेगा वो नियम किसके अनुसार आएगा बताओ? देखिए आपका वो नियम आएगा आपका वहां पर पहले वाले एलडी के अनुसार। पहले वाला एलडी विद है, जो यहां पर पहले सब्जेक्ट के अनुसार लेगा, मतलब मुझे दूसरे सब्जेक्ट से, तीसरे सब्जेक्ट से, एंड से कोई मतलब नहीं है, मुझे केवल और केवल अपने पहले सब्जेक्ट से मतलब रहेगा। और अपना पहला सब्जेक्ट है वो इसके अंदर कौन सा, वो चेक कर लो, वो है आपका द मैनेजर। मैनेजर का मतलब प्रबंधक, बहुवचन या एक वचन? एक वचन होगा। तो एक वचन के अंदर हम जो लेंगे वो अपना एप्लीकेशन किसका जाएगा बताओ? देखिए आपका वोज का चला जाएगा। बताओ किस में आएगा? आपका वोज में आ जाएगा। क्लियर है? आराम से इसे अप्लाई कर सकते हैं आप, ठीक है। तो द मैनेजर विथ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वॉज किल्ड मर्सीलेसली इन ए ब्रॉड डे लाइट। प्रबंधक अपनी पत्नी और बच्चों समेत दिन की रोशनी में बिल्कुल खुले मौसम के अंदर निर्दयता या बर्बरता पूर्वक मार दिए गए या फिर उनका कत्ल कर दिया गया। तो यहां जो टर्म आ रहा है आपका द मैनेजर है, हिज वाइफ है और आपका चिल्ड्रन है, इस वाले हिस्से के अंदर जो आपका विद है या फिर आपका एंड है, इनमें से एंड प्रभावी नहीं बल्कि क्या है? विद। अगर एंड पहले होता और विद बाद में होता तो एंड प्रभावी हो जाता। अब विद पहले और एंड बाद में है तो आपका विद प्रभावी हो जाएगा। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई चीज आपकी दो टुकड़ों में होती है और दो अलग अलग आपके आ जाते हैं लेकिन वो समान लेवल के होते हैं, तो उसमें जो प्रभाव रहता है वो पहले आया है उसका रहेगा, दूसरे वाले का उसमें कोई प्रभाव नहीं रहेगा। हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए, पहले केवल इसके अनुसार तो भी आंसर उसी अकॉर्डिंग आ रहा है, फिर उसके बाद में इसके अनुसार तो भी उसमें आंसर यही आ रहा है, ठीक है। फिर अपन इसमें आगे चलते हैं, आपका नेक्स्ट वाला लेते हैं। नेक्स्ट वाले टर्म में आपको यह पढ़ना है कि आपकी टर्मिनोलॉजी में एक वर्ड आता है केटल, और केटल का हिंदी मीनिंग क्या होता है? आपका मवेशी होता है। मवेशी, पशु या ढांडर कह सकते हैं आप इसे, ये इसके हिंदी अर्थ माने जाते हैं। एक्चुअल में यह है कि आपका एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है बताओ? आपका एक कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन का मतलब हिंदी में अपन लेना चाहें तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है? आपका समूहवाचक संज्ञा। बताइए जरा, इसे क्या पढ़ा जाएगा? आपका समूहवाचक संज्ञा का नाम दिया जाएगा, ठीक है। अब ये जो कलेक्टिव नाउन आपको यहां पर मिल रहा है, इस कलेक्टिव नाउन के अंदर आपको ये देखना है कि एक से ज्यादा इकाइयां होती हैं, सभी समान प्रकार की होती हैं। जैसे क्लास है, क्लास में आपके क्या है? स्टूडेंट्स ही स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट एक सेम कैटेगरी है जो 3 या 3 से ज्यादा का समूह होता है, और फिर उसे प्रतिनिधित्व देने के लिए एक नया नाम आपको देना होता है। उसे अपन किसका नाम देते हैं? आपका वहां पर कलेक्टिव नाउन का या समूहवाचक संज्ञा का नाम देते हैं। अब जनरली सामान्यतः जो कलेक्टिव नाउन होते हैं वो सिंगुलर या एक वचन होते हैं, लेकिन केटल के साथ ऐसा नहीं है। केटल की वैरायटी है, वो 3 जगह आपकी बढ़ जाती है। मुझे तीनों का पता वहां पर होना चाहिए, जिसमें 2 मेरे लिए खास इंपॉर्टेंट हैं और मैं वही लिखूंगा जो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। जैसे केटल है, केटल खुद कैसा है? आपका प्लूरल है। और अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास में केटल के पहले आर्टिकल द जोड़ दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये किस में जाएगा? आपका वहां पर प्लूरल में जाएगा। इसके अलावा जैसे जनरली आप क्या लेते हैं? आपका वहां पर क्लास लेते हैं, तो क्लास वर्ड क्या है? आपका कलेक्टिव नाउन है, लेकिन इसके बावजूद भी प्लूरल है या सिंगुलर है? सिंगुलर है, ठीक है। तो कुछ आपके कलेक्टिव नाउन्स ऐसे होते हैं जो कैसे माने जाते हैं? आपके वहां पर प्लूरल माने जाते हैं। उनमें से एक इंपॉर्टेंट कौन सा है? ये वाला, जिससे अक्सर सवाल पूछ लिया जाता है। तो मैं बाकी पे फोकस नहीं कर रहा हूं, केवल इसी पे आपका फोकस कर रहा हूं ताकि यहां से क्वेश्चन बने तो आपका गलत ना हो। इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कैसा रहेगा? प्लूरल रहेगा। क्यों ना इसका एक एग्जाम्पल हम कर लें यहां पर जो आपके लिए ईजीएस्ट रहे। जैसे सेंटेंस है, द केटल ब्लैंक स्पेस और ब्रैकेट में क्या दिया जाए? वोज या वर ग्रेजिंग इन द पाश्चर। कि जो केटल ये मवेशी है वो चारागाह में चल रहे थे। पाश्चर का मतलब होता है चारागाह, उसमें चल रहे थे। तो अब आप ये बता दो, यहां जो टर्मिनोलॉजी आपके पास आ रही है, बताओ ये टर्मिनोलॉजी किसकी है?
द केटल की। द केटल अपने साथ कैसा लेता है? प्लूरल यानी बहुवचन लेता है। तो बहुवचन के मायने में यहां पर वॉज अप्लाई होगा या फिर आपका वर अप्लाई होगा। ऑब्वियसली क्या अप्लाई होगा? आपका वर अप्लाई होगा। याद क्या रखना है कि केटल बहुवचन है और द केटल भी क्या है? आपका बहुवचन। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। अगले पे आइए जरा। नेक्स्ट जो अपने पास में टर्म आएगा उसको पढ़िएगा। आपको अगर इनमें से एक दिया जाए, जैसे ईच आ जाए या फिर आपके पास में वर्ड एवरी आ जाए या फिर आपके पास में वर्ड आइदर आ जाए और या फिर आपके पास में वर्ड नाइदर आ जाए, इनमें से कोई एक आता है और उसके साथ में आपको नाउन लगाना पड़े, संज्ञा शब्द, तो वो नाउन हमेशा कैसा रहेगा? आपका सिंगुलर, मतलब एक वचन रहेगा और उसके साथ में लगने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दोस्तों कैसा रहेगा? आपका वापिस सिंगुलर ही रहेगा। अर्थात झंझट की कोई सिचुएशन है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम आपकी है ही नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इनमें से एक शब्द आना चाहिए तो उसके आगे का पूरा ढांचा कैसा है? आपका कैसा है? सिंगुलर है। यहां बीच में प्रीपोजिशन अब नहीं होना चाहिए, तुरंत बाद में क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। बीच में से ओ एफ वगैरह ऐसा कुछ डल गया तो आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। सीधा इनमें से चारों में से एक शब्द और तुरंत बाद में कोई संज्ञा शब्द आपका होना चाहिए, तब जाकर ये नियम लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसका एक एग्जाम्पल लिख देता हूं जिससे आपको इजीली क्लियर हो जाए। सेंटेंस है अपना, ईच बॉय blank space quite sincere in this class। और यहां पर टर्म क्या दिया जाए? आपका इज एमआर। ठीक है, अब चेक करना इसमें क्या मिल रहा है? आपका ईच बॉय, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस, फिर क्वाइट सिंसियर इन दिस क्लास मिल रहा आपका। अब ये जो पैटर्न आपको मिला इसको जरा चेक करने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर मेरे पास में क्या है? ईच है, देखो ये रहा ईच। फिर उसके बाद में मुझे क्या मिला? बॉय। बॉय क्या है? एक नाउन है और नाउन भी कैसा है? आपका सिंगुलर। बॉयज तो नहीं आया ना, बॉय आया, एक वचन है। फिर आगे मुझे हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब चाहिए, वो भी कैसा आएगा? आपका सिंगुलर आएगा। उसमें क्या लग जाएगा? इज लग जाएगा। तो आपको याद क्या रखना वो सुन लो। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ लगने वाला नाउन या संज्ञा शब्द एक वचन होगा, या इनके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया, वो भी कैसा होगा? आपका सिंगुलर होगा। उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा, समझ लिया होगा आपने। अगले पे चलिए जरा। अब इस पैटर्न को आप मॉड्यूलेशन दीजिएगा, जो अभी आपने पढ़ा है इसी को आगे बढ़ाइए। जैसे ईच है, इसमें आप जोड़ दीजिए आओ, ईच आओ। ठीक ऐसे ही आप बना लीजिए एवरी अव, इसका उच्चारण ऑफ नहीं होता है, अव होता है। अगर आप ऑफ बोलते हैं तो उसका उच्चारण ओ डबल एफ उससे बनेगा। ठीक ऐसे ही आप यहां पर टर्म बना लीजिए, इसे क्या पढ़ते हैं? आपका आइदर अव, और एक और बनेगा और वो क्या बनेगा? आपका नाइदर अव बनेगा। इनमें से किसी एक को आप लेते हैं तो इनके साथ में नाउन भी आ सकता है और इनके साथ प्रोनाउन भी आ सकता है। इनके साथ नाउन भी आ सकता है और इनके साथ प्रोनाउन भी आ सकता है। इसे पीछे देखो, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, केवल क्या आ सकता था? नाउन आ सकता था। इनके साथ प्रोनाउन नहीं आ सकता था। लेकिन जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें ईच अव, एवरी अव, आइदर अव, नाइदर अव, इनके साथ नाउन भी आ सकता है, इनके साथ प्रोनाउन भी आ सकता है। अब ये जो अपना जाता है ये कैसा रहेगा? वहां पर प्लूरल। पीछे वाले में कैसा था? सिंगुलर। लेकिन फिर आगे चलकर जो आपका हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब लगेगा वो वहां प्लूरल नहीं आएगा, वो वापिस आपका कन्वर्ट हो जाएगा और वापिस चेंज होके बताओ किस में चला जाएगा? आपका सिंगुलर में चला जाएगा। किस में जाएगा? आपका सिंगुलर में। मतलब ईच, एवरी, आइदर, नाइदर आया तो हमेशा चाहे उनके साथ अब होता है या फिर उनके साथ में अव नहीं होता है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब तो सिंगुलर ही आएगा। अव का फर्क कहां पड़ेगा? ये पड़ेगा नाउन या प्रोनाउन में फर्क पड़ेगा, बाकी जगह इसका फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी इसका कोई इश्यू नहीं होगा। ठीक है, इनका एग्जांपल लेते हैं, एक नाउन का एक प्रोनाउन का, दोनों अपन करके देखते हैं। जैसे सेंटेंस दिया गया आपका, ईच अव द
गर्ल्स ब्लैंक स्पेस वेरी वेरी नोबल एंड पायस। और उसमें हमें टर्म क्या दिया जाता है? इज एम आर। ठीक है, अब ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपके पास में आ रही है, इसमें देखो ईच के साथ में क्या लगा हुआ है? अव लगा हुआ है। साथ में नाउन चेक कर लो, नाउन क्या है आपका? प्लूरल है। तो ईच अव आ गया, उसके साथ नाउन आ गया। नाउन कैसा है? प्लूरल है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब जो यहां जुड़ेगा वो प्लूरल नहीं आएगा, वो कैसा आएगा आपका? सिंगुलर आएगा। और सिंगुलर के सेंस में हम यहां लेंगे तो बता दीजिए इसमें क्या लगेगा आपका? इज लगेगा। ठीक है, तो अगले ने क्या दिया आपका? ईच अव, उसके साथ नाउन आया और फिर आगे का जो हिस्सा है वो प्लूरल की बजाय बताओ किस में जाएगा आपका? सिंगुलर में चला जाएगा। एक बार रिपीट कर देता हूं इसे, मुझे क्या क्या मिलना चाहिए आपका वहां पर? जैसे ईच अव, एवरी अव, आइदर अव, नाइदर अव। तो नाउन या प्रोनाउन प्लूरल रहेगा, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब उसका सिंगुलर रहेगा। क्यों ना इसका एक एग्जांपल अपन प्रोनाउन का भी लेते हैं। इसी सेंटेंस को आप चेंज कर दीजिए ना, इसी का प्रोनाउन बना के लिख दीजिए। जैसे हमेशा लिखें ईच अव। अब ये द गर्ल्स है, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं देम से। दे का ऑब्जेक्ट बन जाएगा ना आपका देम। फिर आगे लिखा आपका ब्लैंक स्पेस वेरी वेरी नोबल एंड पायस। यहां पर वही ऑप्शंस इज एम आर। अब चेक करो जरा, ये जो टर्म अपने पास आ रहा है वो ईच रहेगा या ईच अव रहेगा? ईच अव। उसके साथ में जो आपका यहां पर वर्ड आ रहा है बताओ ये क्या है आपका? देम। देम किससे बना? दे से बना। बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। आगे वाले हिस्से में मैं लेकर जाऊंगा तो आगे वाले हिस्से में मुझे क्या मिलेगा बताओ? देखिए आपका सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर ही चाहिए, चाहे प्रोनाउन कैसा भी आया हो। तो बता दीजिए इसका आंसर भी क्या बनेगा? इस बनेगा। फर्क कर लीजिएगा, अगर ये अव नहीं होता है तो केवल यहां पर नाउन आएगा, प्रोनाउन नहीं आएगा, और ये भी सिंगुलर आएगा। और जब अव जुड़ जाता है तो या नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है, लेकिन ये प्लूरल आएगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में चाहे अव जुड़े या ना जुड़े, चाहे नाउन आए चाहे प्रोनाउन आए, आगे चलकर जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब लगेगा वो प्लूरल नहीं लगेगा, बल्कि कैसा लगेगा आपका? सिंगुलर ही लगेगा। कैसा लगेगा आपका? सिंगुलर ही लगेगा। चलते हैं अपन अगले पार्ट की तरफ। इसमें देखना जरा, एक सिंपल सा पैटर्न यहां से उठाते हैं जिसमें आपकी गड़बड़ी ना हो जी। अब इस पैटर्न में आपको यह सीखना है कि कुछ वर्ड्स मैं आपके यहां दे रहा हूं, जैसे ज्यूरी है, या फिर आपका क्या है? काउंसिल है, या फिर आपका कैबिनेट है, या फिर आपका कमिटी है, या फिर आपका वहां पर पार्लियामेंट है, या फिर आपका टर्म है असेंबली। ये कुछ मैंने नाउन वर्ड्स लिखे हैं आपके। ये न्यायिक खंडपीठ या न्यायाधीशों का समूह हो सकता है, ये परिषद हो सकता है, ये मंत्रिमंडल हो सकता है, ये समिति हो सकता है, ये संसद हो सकता है, ये सभा हो सकता है। जनरली इनको अपन पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इनमें हमें, इन सब में हमें क्या मिलता है? ग्रुप मिलता है, एक समूह होता है। और समूह की खास बात है कि एटलीस्ट कम से कम इसमें आपके 3 मेंबर्स यानी 3 सदस्यों का होना जरूरी है। कम से कम इसमें 3 सदस्यों का होना जरूरी है। 3 से ज्यादा सदस्य भी इसमें हो सकते हैं, लेकिन इनमें कभी भी पेयरिंग नहीं होगी, मतलब जोड़े का या युग्म का इसमें कोई काम नहीं होगा। जो किससे बनता है? आपका 2 से बनता है, उसका इससे कोई सरोकार नहीं है। जब भी ये नाउन वर्ड्स आते हैं, ये संज्ञा शब्द आते हैं, उसमें पेयरिंग का काम नहीं होगा। ये सारा काम किसका होगा? आपका एक ग्रुप का होगा, एक समूह का होगा। अब ये जो मेंबर्स होते हैं इसके, उन मेंबर्स के द्वारा क्या लिया जाएगा? आपका डिसीजन, निर्णय लिया जाएगा, जिसे हम अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं? आपका वर्डिक्ट कह सकते हैं।
इनकी ओपिनियन अवधारणा क्या है, इनका सोचने का एटीट्यूड नजरिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, इनका व्यू क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है, ठीक है, इनका नोशन आइडिया क्या है आपका, ठीक है, इनकी कंसेप्शन क्या है, इनके खुद के वहां पर विचार क्या है, इनका दृष्टिगत रवैया क्या है, वगैरह वगैरह। मतलब ये जो स्थिति है इसे हम क्या कर सकते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं। अगर ये कैसा है आपका, यूनेनिमस है, ध्यान से सुनिएगा, ये मेरे पास में टर्म कैसा है आपका, यूनेनिमस है। यूनेनिमस को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं आपका, सर्वसम्मत कह सकते हैं, या फिर इसे क्या कह सकते हैं आपका, एकमत कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं इसे आपका, समेकित कह सकते हैं। क्या पढ़ा जा सकता आपका, समेकित। तब तो ये पैटर्न आगे चलकर कैसा बन जाएगा आपका, वहां पर सिंगुलर बन जाएगा। कैसा बनेगा आपका, सिंगुलर, अर्थात एक वचन बनेगा। लेकिन अगर इन्हीं लोगों का जो डिसीजन है वो यूनेनिमस नहीं होता है, बल्कि कैसा होता है आपका, डिवाइडेड, अलग अलग होता है, विभक्त होता है, विभाजित होता है, ये अपनी राय में एक मत नहीं होते, सबके मत अलग अलग होते हैं, तो ऐसे सेंस के अंदर अपना जो पैटर्न चलेगा वो सिंगुलर की बजाय किस में आएगा आपका, प्लूरल में आ जाएगा, यानी बहुवचन में ले लिया जाएगा। ठीक है, अब ये बनेगा कैसे, उसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं, अपन देखते हैं जरा ये अप्लाई होता है या नहीं होता, होता तो किस तरीके से अप्लाई होता है। जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, द जूरी, और यहां पर ये मैं आपसे पूछूंगा, इसमें आंसर पहले नहीं लिखूंगा, ब्लैंक स्पेस छोड़ रहा हूं, ब्लैंक स्पेस के बाद में पास्ट इट्स बिल यूनेनिमसली, और यहां पर आपको ब्रैकेट में क्या दिया जाता है, हैज या हैव दिया जाता है, कि जो जूरी है या न्यायिक खंडपीठ है या न्यायाधीशों का समूह है, उसने अपना जो बिल का मतलब आपका विधेयक है, उसे पास्ट का मतलब पारित किया है, और पारित कैसे किया आपका, यूनेनिमसली, यानी सर्वसम्मति से पारित किया है। ठीक है, अब यहां जो टर्म अपने को मिल रहा है वो टर्म बताओ जरा कौन सा आपका, द जूरी का टर्म है। ठीक है, अब जूरी एक वचन भी हो सकता है और जूरी आपका वहां पर बहुवचन भी हो सकता है, लेकिन अब आपको देखना है कि इन्होंने पारित कैसे किया, यूनिनिमसली, सर्वसम्मति से, समेकित तरीके से, एकमत से, सारों की एक राय है, अर्थात ये यूनिनिमस है, तो इसे क्या पढ़ा जाएगा आपका, सिंगुलर एक वचन पढ़ा जाएगा, और एक वचन लगते ही यहां पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। अब एक एग्जाम्पल ऐसा ही और लेते हैं जहां पर इसे अपन क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। इसी सेंटेंस को मॉड्यूलेशन दूंगा मैं, द ज्यूरी ब्लैंक स्पेस डिवाइडेड ओवर द इशू, और यहां आपको ऑप्शन में मिलता है वॉज या फिर वर। अब जरा चेक कीजिएगा, हमें यहां पर क्या मिल रहा है, द जूरी। अब ये द जूरी है, वो तो एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है, आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्यूरी इस इशू का मतलब मुद्दा है, इस मुद्दे पर क्या थी आपका, डिवाइडेड, विभक्ति, मतलब ज्यूरी के सदस्यों की राय एक मत नहीं थी, राय क्या थी आपकी, अलग अलग थी, विभक्त थी, या फिर आपका विभाजित थी। ठीक है, इसका मतलब ये यूनेनिमस है या डिवाइडेड है, और डिवाइडेड कंडीशन के अंदर ये वहां पर बहुवचन माना जाएगा, और बहुवचन आते ही यहां पर हम वॉज की जगह किसको अप्लाई कर देंगे, बताओ आपका, वर्क को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहां एक पैटर्न आपको और सीखना है, वो देखिए जरा। जनरली हम क्या करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास में एक शब्द है इंपॉर्टेंट, उच्चारण संबंधी बात कर रहा हूं हल्की सी, इंपॉर्टेंट। अब ये जो मेरे पास में हेडवर्ड है, या फिर ये कहूं कि ये मेरे पास में क्या है आपका, रूट वर्ड है, हेडवर्ड है या फिर मेरा रूट वर्ड है, और मेरे पास में अन है, ये क्या है आपका, एक प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स अर्थात उपसर्ग। अब ये जो टर्म आपके पास आया, इसको मैं जोड़ दूंगा, और जोड़ के क्या बना दूंगा आपका, ऐसा। अब जब आप इसे पढ़ेंगे तो आप इसे क्या पढ़ते हैं, बताओ आपका, अनइम्पोर्टेंट, मतलब यहां जो साउंड आई है वो किसकी आई है, अन की आई है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करना। यहां जैसे ये लिखा हुआ है ना आपका
UN के साथ में एनिमस। इसमें हम क्या कर जाते हैं, जनरलाइजेशन कर जाते हैं, एक सामान्यीकरण की अवस्था ले जाते हैं। वो अवस्था आपको लानी नहीं है। जैसे अपने पास में यहां पर टर्म है, वो आपका एनिमस है, और एनिमस के साथ में क्या है आपका एक सफिक्स है या प्रेफिक्स। प्रेफिक्स है, सफिक्स तो प्रत्यय होता है, बाद में जुड़ता है। प्रेफिक्स का मतलब उपसर्ग होता है जो आपका शब्द के शुरू में जुड़ता है। अब इन दोनों को जोड़कर आप क्या बना देंगे, वहां पर UN लिख देंगे, फिर यहां पर एनिमस लिख देंगे। अक्सर हमारा पढ़ा हुआ रहता है कौन सा, जैसे इंपॉर्टेंट का अनइंपॉर्टेंट हुआ। हम क्या करते हैं, एनिमस में अन जोड़ के क्या बोलना शुरू कर देते हैं, अन एनिमस बोलना शुरू कर देते हैं। यही तो गलती करते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसका जो साउंड निकलेगा वो अन एनिमस नहीं होगा, वो मेरे भाई अन एनिमस की बजाय क्या बन जाएगा आपका, यूनेनिमस। अन एनिमस की बजाय क्या बन जाएगा आपका, यूनेनिमस बन जाएगा। बात पल्ले पड़ी आपकी। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आपके पास आई ना, ठीक है, उसमें सीधी सीधी जो थिंकिंग है, सीधा सीधा जो आपका विचार है, वो विचार किससे जुड़ा हुआ बताओ। देखिए आपका इसको उच्चारण से जुड़ा हुआ। तब मैंने आपको बता दिया कि बोलने में आप गलती ना करें। ये अनइंपॉर्टेंट बेशक होता होगा, लेकिन वो आपका अनएनिमस नहीं होता। क्या होता आपका, यूनेनिमस होता है। तो ये चीज थी आपकी अनएनिमस की बजाय यूनेनिमस। ठीक है, अब इसमें एक चीज आपको और सीखनी है, वो ये सीखनी है कि कई बार क्या होता है, ये जो आपके सदस्य वाले पार्ट आते हैं, जैसे जूरी है, कैबिनेट है, काउंसिल है, ऐसे वर्ड हैं, इनके लिए अगर मुझे ये वर्ड दे दिया गया कौन सा, यूनेनिमस, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कैसा है आपका, सिंगुलर है, अर्थात वहां पर एक वचन है। अगर मुझे टर्म यहां पर दे दिया गया, और क्या टर्म दिया गया आपका, डिवाइडेड दिया गया, अगर इसको मैं लेता हूं तो ये सिंगुलर की बजाय किस में चला जाएगा आपका, प्लूरल में चला जाएगा, एक वचन की बजाय बहुवचन में चला जाएगा। अब अगला यहां पर क्या साबित करना चाहता है, अगला यहां पर इस बात को साबित करना चाह रहा है कि अपने पास में ये जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें मान लो ये दोनों शब्द आए ना, वाक्य के अंदर यूनेनिमस और डिवाइडेड ना आए, तो हम क्या करें। तो उसमें आप ये देखिएगा, अगर आपको पॉसेसिव के रूप में इट्स मिल जाता है, ठीक है, या फिर आपको क्या मिल जाता है, आपका वहां पर देर मिल जाता है, देर मिल जाता है, ऐसी स्थिति के अंदर इट्स ब्लैंक स्पेस के बाद में वो लगभग आपको किसकी तरफ अग्रसर कर देगा, सिंगुलर एक वचन की तरफ। और अगर आपको देर मिल गया तो वो लगभग आपको किसकी तरफ अग्रसर कर देगा, आपका प्लूरल की तरफ। मतलब चिंता वाला कोई विषय नहीं है। अगर मुझे यहां पर ये मिलता है यूनेनिमसली या फिर डिवाइडेड, तो बहुत आसान हो जाएगा। डिवाइडेड तो बहुवचन है, यूनेनिमसली तो आपका एक वचन है। और अगर मान लो नहीं मिलता है, तो यहां पर मुझे आगे के सेक्शन में इट्स मिलेगा तो एक वचन कर दूंगा, आगे के सेक्शन में मुझे देर मिलेगा तो बहुवचन कर दूंगा। लेकिन जो आपका एग्जामिनेशन का, आपकी एग्जाम है, उस एग्जाम का जो आपका वहां पर पैटर्न होता है, एग्जाम के इस लेवल के ऊपर आपसे जो सवाल पूछा जाता है, इस लेवल का नहीं बल्कि किसका है, आपका वहीं पर, क्योंकि आपको हिंट देगा अगला। क्लियर है, क्योंकि उसमें सारे के सारे जो आप स्कूल लेक्चरर के फर्स्ट पेपर में पढ़ रहे हो, सारे इंग्लिश सब्जेक्ट के तो हो नहीं, गिने चुने होते हो, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट्स के होते हैं जिनसे इंग्लिश का कोई आपका लिंकेज नहीं होता, उनसे डीप कंसेप्शन या कंट्रोवर्शियल पार्ट पूछा नहीं जाता है, उनसे सरफिशियल लेवल में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जिसका आप आसानी के साथ में जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़िए आप यहां पर, और वापस लेकर आइए मुझे जहां से मैंने आपके लिए आपका टॉपिक शुरू किया था। आप गौर करिए, अपना टॉपिक कहां से शुरू हुआ उसकी अपन बात करते हैं। यहां पर देखिए जरा, अपना टॉपिक शुरू हुआ इस लेवल से, ये अपना थंबनेल था, इसमें मैंने क्या लिख रखा है आपका कि ये मेरा पहला पार्ट है, और टॉपिक का नाम क्या है आपका, सिंटैक्स है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, या फिर सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। मतलब आप इस नाम से बोल दें, इस नाम से बोल दें, इस नाम से बोल दें, इसमें आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आनी है, ठीक है। अब अगली चीज, ये इसका हिंदी अर्थ मैंने बताया, सिंटेक्स को हम संरचनात्मक अनुबंध या समझौता कहते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को कर्ता क्रिया अनुबंध या समझौता कहते हैं, या सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड को कर्ता क्रिया अनुबंध कहते हैं। सवाल कैसे बनता है, ये पूरा इसका बेस या आधार है सब्जेक्ट और वर्ब का, कर्ता और क्रिया का नंबर या वचन पर टिका हुआ है। यह नंबर का मतलब संख्या से नहीं होगा। नंबर हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिंगुलर अर्थात एक वचन, प्लूरल अर्थात बहुवचन। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। सीधी सीधी बात है। फिर हमने अपना पहला नियम लिया, अगर हमें एलडी या लिंकिंग डिवाइसेस जैसे विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, एज वेल एज, लाइक, बिसाइड या बिसाइड्स, एंड नोट या इन एडिशन टू मिले, उसके पहले साइड में भी सब्जेक्ट हो,
और दूसरे साइड में भी सब्जेक्ट हो, तो इनके साथ लगने वाला जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है वो हमेशा पहले सब्जेक्ट के अनुसार ले लिया जाएगा। फिर अगली बात, हमारी जो एलडीज हैं उनमें विद है, अलोंग विद है, टुगेदर विद है, एंड नॉट है, इन एडिशन टू है, एज वेल एज है, लाइक है, बिसाइड या बिसाइड्स है, इनमें से एक आए, फिर पहला सब्जेक्ट इधर, दूसरा सब्जेक्ट इधर, उसके बाद में एंड आ जाए, फिर तीसरा सब्जेक्ट आ जाए, तो ये एंड भी एलडी है, ये भी एलडी है, तो इसमें दो बराबर के आगे प्रभावी आपका पहले वाला रहेगा, उसमें बाद वाले से हमें कोई मतलब नहीं है। अर्थात इसमें इन तीनों को साथ लाने के बाद में भी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हमेशा पहले सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। फिर अगला जो केटल है, केटल का मतलब होता है मवेशी, पशु या ढांडर। ये कलेक्टिव नाउन या समूहवाचक संज्ञा का पार्ट माना जाता है, जिसमें हम केटल यानी बहुवचन मानते हैं, द केटल भी क्या मानते हैं आपका, बहुवचन मानते हैं, सीधा सीधा याद रखना आपका। फिर ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ आने वाला नाउन सिंगुलर होता है, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब भी सिंगुलर होता है। लेकिन अगर मैं कहता हूं ईच अव है, एवरी अव है, आइदर अव है, नाइदर अव, इनके साथ आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्लूरल होता है, जबकि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब मेरा कैसा रहेगा, सिंगुलर वहां पर बनेगा। अगली बात, अगर मेरा नाउन संज्ञा शब्द, ये सारे के सारे क्या हैं आपके वहां पर नाउन से संज्ञा शब्द बोले जाते हैं, जैसे जूरी है, काउंसिल है, कैबिनेट है, कमिटी है, पार्लियामेंट है, असेंबली है, इनका सबका अपना एक ग्रुप होता है जिसमें कम से कम 3 सदस्य, ज्यादा की लिमिट नहीं है, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें पेयर या युग्म या जोड़ा नहीं होता, दो की बात नहीं होती है। इनके सदस्यों के द्वारा अगर डिसीजन या वर्डिक्ट को निर्णय दिया जाता है, अगर वो यूनेनिमस है, अनएनिमस नहीं बल्कि यूनेनिमस है, सर्वसम्मत, एकमत या समेकित है, तो वो सिंगुलर बनेगा। अगर वो डिवाइडेड है तो आपका प्लूरल बनेगा। वाक्य में यूनेनिमस लिया जाए एक वचन कर दो, वाक्य में डिवाइडेड आ जाए तो आपका बहुवचन कर दो। लेकिन अगर मान लो ये शब्द अपने पास नहीं है तो अपन चर्चा करते हैं इसकी आगे वाली स्लाइड में। ये जरूर ध्यान देना, जैसे अन का अन इंपोर्टेंट बना दिया वैसे अन का अन एनिमस नहीं बनेगा, क्या बनेगा आपका, यूनिनिमस बनेगा। अगर यूनिनिमस या डिवाइडेड अपने सेंटेंस में नहीं है तो हमें ब्लैंक स्पेस के बाद में इट्स को ढूंढना है, इट्स इसे सिंगुलर बनाएगा, और देर को ढूंढना, देर इसे क्या बनाएगा आपका, प्लूरल बनाएगा। तो दोस्तों आज एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा ही इजी टॉपिक, बड़ा ही स्मूथ टॉपिक अपन ने स्टार्ट किया आपका, जिसका नाम सिंटैक्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड है। यहां भी मेरा मानना है, मैंने पहले भी एक टॉपिक में कहा था आपको कि यहां मेरा मानना है कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, तो इस बार भी मेरा यह मानना कि यहां से आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसके सेकंड पार्ट में आपके और भी इंटरेस्टिंग नोशंस लेकर आऊंगा। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।